नमस्कार दोस्तों। तो चलिए सी प्लस प्लस की इस सीरीज का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में ये जान लिया था कि हम किस प्रकार सी के प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में चेंज कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि सी प्लस प्लस सी स्टाइल के प्रोग्राम भी बनाने में हमारी मदद करता है। लेकिन हमको तो यहाँ पर आकर मेन कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है, हमें समझना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब एक ऐसा प्रोग्रामिंग जिसमें सब कुछ एक ऑब्जेक्ट पर ओरिएंटेड होता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको हम लोग, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखने वाले हैं जिससे हमको ये समझ में आएगा कि आखिरकार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है। सी में ऐसा क्या फॉल्ट था, या सी प्लस प्लस में जब हमने सी स्टाइल का प्रोग्राम बनाया था तो उसमें क्या कमी रह गया था, उन कमियों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे दूर किया गया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था सी प्लस प्लस का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे sum.cpp नाम का मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, ये वाला, जहाँ पर हमने किया क्या था कि हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, स्क्रीन को क्लियर किया था, n1 और n2 में हमने इनपुट लिया था, हमने दोनों को सम किया था और हमारा आउटपुट आ गया था। मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक बार रन करके। पहले कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद रन करते हैं। तो ये हमसे 2 नंबर लेने वाला था और उन दोनों नंबर को जोड़कर वो हमको दिखाता, और गेट ch चूंकि लगा हुआ था इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो होल्ड है, क्योंकि गेट ch करता क्या है कि एक कैरेक्टर लेने का हमसे वेट करता रहता है। अब इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत है, क्या कमी है? देखो ये ना 2 नंबर को जोड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया क्या कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, n1 n2 और सम, और हमने 2 में इनपुट कराया, सम में हमने दोनों के रिजल्ट को रखा और सम को हमने प्रिंट कर दिया। मान लो इसी प्रोग्राम में हमको 2 और नंबर को जोड़ना हो, तो आपको करना क्या होगा कि ये जो n1 n2 लिखा हुआ है, आपको इसके आगे n3 और n4 भी क्रिएट करना पड़ेगा। आपको उनको सम करने के लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको n1 n2 के जगह के साथ ही साथ n3 और n4 को भी इनपुट करना पड़ेगा, और आपको cout cin को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। आपको इस लाइन को भी रिपीट करना होगा ताकि आप n3 और n4 को जोड़ पाओ, और आउटपुट के लिए फिर से आपको इस लाइन को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये 2 और नंबर को जोड़ के दिखा देगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 2 और नंबर, मतलब सब मिला के 3 पेयर को हमको जोड़ना है, तो फिर हमको वेरिएबल यहाँ पे बढ़ाने होंगे। तो वो क्या रहा है, हर बार हमको वेरिएबल बढ़ाने पड़ रहे हैं, हर बार हमको स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ रहा है, हर बार हमको प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग जो है वो फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, और हमको आउटपुट स्टेटमेंट को भी हर बार रिपीट करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना ऐसा नहीं करना पड़ता है। आप एक बार लिखिए और जितने पेयर्स को आपको जोड़ना हो उतने बार ये काम आप कर पाएंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तो जरा देखते हैं ये कैसे होता है। आज के इस वीडियो में केवल प्रैक्टिकल अप्रोच है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है ना, वो क्लास होता है। तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद हम एक क्लास बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम लिखते हैं क्लास और फिर एक क्लास का नाम। मान लीजिए उस क्लास का नाम है रितेश, मेरा नाम है। और क्लास कैसे बनाएंगे? क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का कोई भी नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, जिससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि क्लास हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया है।
अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्लास क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लास जो है ना, एक यूजर डिफाइन डेटा टाइप होता है और कुछ नहीं होता। तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने रितेश नाम का एक डेटा टाइप बना लिया है। जैसे इंट है, देखो जैसे यहाँ पे इंट है, ये भी एक डेटा टाइप है। लेकिन क्या इसको हमने बनाया? नहीं, इसको C++ ने पहले से ही हमको बना के दिया है और हम उसका यूज करते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते क्या है ना, कि हम लोग अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाते हैं और उसी को क्लास कहते हैं। तो अब इस क्लास के अंदर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर ना 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्रोटेक्टेड। 3 सेक्शन होते हैं। ये 3 सेक्शन है आपके पास अलग अलग। हम इसको विस्तार से जानेंगे बाद में। अभी आपको समझना है कि इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे और इन हर एक सेक्शन में क्या होता है। प्रत्येक सेक्शन में आप 2 काम कर सकते हो। आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो और आप फंक्शन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल और फंक्शन उनको नहीं कहा जाएगा। तो कहेंगे क्या? जो वेरिएबल होता है ना, उसको यहाँ पे कहते हैं डाटा मेंबर, और जो फंक्शन होता है ना, उसको यहाँ पे कहते हैं मेंबर फंक्शन। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हर सेक्शन में प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको जो सही लगता है, कोडिंग के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिसको भी फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से, सबसे पहले आप मेरा सी का वीडियो देखिए। उसमें मैंने फंक्शन के लिए जो है एक प्रोग्राम बना दिया है, जहां पे जाके आप फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप उस फंक्शन के वीडियो को देखिए, फंक्शन के कोर कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर ये वीडियो आपको देखने में मजा आएगा। तो हम इस वीडियो में कर क्या रहे हैं, आपको ध्यान देना है। हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हम लोग ये जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने का कि किस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी स्टाइल के प्रोग्रामिंग से अलग है। मीन्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से अलग है। मीन्स जो हमारा टॉप डाउन प्रोग्रामिंग होता है या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, जिसको सी सपोर्ट करता है, उससे कैसे अलग है। तो हमने यहाँ पे किया क्या, क्लास बना लिया। कोई जरूरी नहीं है कि क्लास जब आप बनाओ तो उसमें 3 सेक्शन रहे। हमको प्रोटेक्टेड सेक्शन नहीं रखना है। ये क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे बाद में अच्छे से। हमको यहाँ पे 2 सेक्शन ही रखना है। तो हम करेंगे क्या कि जो वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे थे मेन में, हम उसको यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर देंगे। देखो मैंने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। अब प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करने से क्या होगा कि आप इन वेरिएबल को ना क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। ये जो क्लास बन रहा है, हम उसके बाहर में इनको यूज नहीं कर सकते। आपको यदि इन वेरिएबल को यूज करना है तो आपको क्लास के अंदर ही करना होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे अंदर में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके अनुसार मुझे इसको प्राइवेट रखना है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि पब्लिक क्यों नहीं किया, तो आप पब्लिक भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे प्राइवेट करना है। क्यों ऐसा, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अभी आपको ये समझना है, आज हमारा सेकंड वीडियो है, आपको बस ये मेरा बात मानते चलना है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या कि मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है ना, ये यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अब ये यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसको वहां पे बना दिया है। अब हम लोग पब्लिक सेक्शन में क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं वेरिएबल। साथ में हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन भी। तो मुझे एक फंक्शन का नीड है। मैंने फंक्शन बनाया वाइट, फंक्शन का नाम था गेट डेटा, और ये करेगा क्या कि ये 2 वेरिएबल के वैल्यू हमसे लेगा, पहले को x में और दूसरे को y में स्टोर कर देगा। इस तरीके से देखो, पब्लिक में है इसलिए हम लोग इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं।
कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको यह समझना है कि जो है हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो ये करेगा क्या, गेट डाटा। ये जो गेट डेटा है, ये जो गेट डेटा है, ये केवल जो है ये आपसे दो वेरिएबल का वैल्यू रिसीव करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये जो व्हाइट लगा हुआ इसका मतलब है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो कैसे होगा ये, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n1 इक्वल टू x, मतलब जो x में जो वैल्यू आएगा वो कहाँ चला जाएगा, n1 में, और n2 इक्वल टू y मीन्स y में जो वैल्यू होगा वो कहाँ चला जाएगा, n2 में। तो इस तरह हमने क्या किया कि चूंकि हमारा n1 n2 था प्राइवेट, फिर भी हमने x के वैल्यू की सहायता से n1 में वैल्यू पास कर दिया और y के वैल्यू की सहायता से n2 में वैल्यू पास कर दिया। गेट डेटा को तो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो है पब्लिक। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो उसको प्राइवेट समझता है, यदि आप नहीं बताओगे कि उसका स्कोप क्या है। तो एक्चुअली प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो क्लास के स्कोप होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन बना लिया है, और क्या काम करने वाले हैं हम इसमें एक और फंक्शन बनाएंगे सम के नाम का, जो कुछ रिसीव तो नहीं करेगा लेकिन वो जोड़ के दिखाएगा, किसको, n1 और n2 को। तो जो सम है ये n1 n2 को यूज कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो उसी क्लास का है। तो इस तरीके से हमने अपने क्लास को डिजाइन कर लिया। अब मेन में हम करेंगे क्या, मेन में हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले स्क्रीन हमने क्लियर किया है। हम इनपुट यहाँ पर नहीं लेंगे फिलहाल, क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं, ये हमने मिटा दिया। हम लोग सम भी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे आउटपुट भी नहीं करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग इनको मिटा देते हैं पूरा एवरीथिंग। और एक काम और कर देते हैं कि जो सम है, सम होने के बाद इस सम को प्रिंट भी करेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सम इक्वल टू सम। देखो एकदम सिंपल है। तो हमने क्लास बना लिया, इस क्लास में 3 वेरिएबल हैं, n2 n1 और सम। 2 फंक्शन है गेट डेटा और सम। गेट डेटा और सम को हम लोग बाहर में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो है पब्लिक, लेकिन n1 n2 सम को हम लोग बाहर में यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो है प्राइवेट। अब हमने डेटा टाइप तो बना लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आप किसी डेटा टाइप का कोई वेरिएबल नहीं बनाओगे तो वो डेटा टाइप किसी काम का नहीं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे केवल इंट लिख के छोड़ दिया, तो क्या इसका कोई मतलब है, नहीं। ठीक उसी तरह यदि आपने केवल क्लास बनाया और आपने क्लास का वेरिएबल नहीं बनाया तो किसी काम का नहीं। क्यों, क्योंकि क्लास तो केवल एक ब्लूप्रिंट होता है। तो क्लास का वेरिएबल, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्लास के वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमको बनाना होगा एक ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे क्लास का नाम और फिर स्पेस करके ऑब्जेक्ट का नाम, इस तरीके से। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर किया करते थे, हम लिखते थे डेटा टाइप और उसके बगल में वेरिएबल का नाम। तो क्लास क्या होता है, एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो हमने लिखा रितेश, जो हमने बनाया था, और उसके बगल में हमने एक OB1 नाम का, ताकि हमको ये पता चल जाए, नाम कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर प्रोग्रामर जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो OB1 OB2 इस तरीके से रखते हैं। आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आप नए प्रोग्रामर हो, आपको हमारी बात माननी चाहिए। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये ऑब्जेक्ट करेगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये करेगा क्या कि ये गेट डेटा को कॉल करेगा, और ये गेट डेटा को कॉल करेगा, और गेट डेटा को कॉल करने के बाद जो है वो यहां से 2 नंबर को भेजेगा। गेट डेटा को कॉल करने के बाद वो 2 नंबर को भेजेगा जिनको जोड़ना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 और 5 को भेजा। तो मैंने गेट डेटा को कैसे कॉल किया, मैंने ऑब्जेक्ट की सहायता से गेट डेटा को कॉल किया। और कुछ खास किया है क्या, हाँ किया है ना, डॉट ऑपरेटर लगाया। और क्या किया है, मैंने जो है वो फंक्शन जो हमारा गेट डेटा था, जो हमारा डेटा मेंबर था, मैंने उसका नाम लिखा है। और मैंने ब्रैकेट में क्या किया है, ब्रैकेट में मैंने 2 वैल्यू को उसके पास भेजा है। क्यों 2 वैल्यू को, क्योंकि हमने इस तरीके से उस गेट डेटा को डिजाइन किया है कि वो 2 वैल्यू होल्ड कर सकता है।
तो ये देखो ये दो वैल्यू होल्ड कर लेगा 4 और 5 को। जब ये 4 और 5 को होल्ड करेगा तो 4 कहाँ चला जाएगा, x में, 5 कहाँ चला जाएगा, y में, x का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, n1 में, और y का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, n2 में। मतलब n1 और n2 में 4 5 आ गया। अब उसके बाद मुझे उन दोनों को जोड़ना है, एकदम सिंपल। OB1 की सहायता से आप बस सम नाम के फंक्शन को कॉल कर लो। तो हम जैसे कॉल करेंगे तो क्या होगा कि दोनों जुड़ के सम में स्टोर हो जाएंगे और हमारे पास सम प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। हमने सेव किया, हमने कंपाइल किया, कुछ एरर आ रहे हैं, एक बार देखते हैं क्या सम है। हमने यहाँ पे किया क्या है कि सम नाम का फंक्शन में बना लिया है और सम नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है। एक काम करते हैं, इसको सम f कर देते हैं ताकि वो फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पे सम f को कॉल कर लेंगे। चलो फिर से सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, देखो एक भी नहीं है एरर, और रन करा लेंगे। देखो सम इक्वल टू 9, 4 और 5, हमने दो नंबर को जोड़ दिया, एकदम सिंपल है। अब मुझे दो और नंबर को जोड़ना है, जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लो बगल में, बस OB2। आप इस OB2 की सहायता से केवल गेट डेटा को कॉल कर लो और जिन दो नंबर को आपको जोड़ना है उन दो नंबर को भेज दो, और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से ही आप जो है सम f को कॉल कर लो। बस सिंपल। आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, नंबर पास करना है और आपको मेथड्स को कॉल कर लेना है, काम खत्म। मैं आपको दिखाता हूँ, सेव, कंपाइल, रन। देखो 30। आपको दो और नंबर को जोड़ना है, एकदम आसान है। कैसे जोड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इस तीसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से हम लोग फिर गेट डेटा को कॉल करेंगे और जिन नंबर को जोड़ना हो हम उन दोनों नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की सहायता से उस सम f को भी कॉल कर लेंगे। काम खत्म। जितने बार आप चेंज करो, सेव करो, कंपाइल करो, रन करो, 300। तो हो क्या रहा है कि हमको जो है ना तो वेरिएबल बढ़ाना पड़ रहा है, ना तो हमको इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करना पड़ रहा है, ना हमको जोड़ने वाले स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, होता क्या है कि पूरा जो क्लास है उसके अंदर जो भी वेरिएबल और जो भी फंक्शन बने हुए हैं वो उसमें कॉपी हो जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट 1 के लिए n1 n2 और n जो हमारा सम है ये अलग होगा, ऑब्जेक्ट 2 के लिए वो तीनों वेरिएबल अलग होंगे, ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी वो तीनों वेरिएबल अलग होंगे। सम f ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलग होगा, ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग होगा, ऑब्जेक्ट 3 के लिए अलग होगा। गेट डेटा भी ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलग होंगे, ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग होंगे और ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी अलग होंगे। तो बस क्लास बनाइए और ऑब्जेक्ट बना के अपना काम करते रहिए। ये वीडियो मैंने खास तौर से इसलिए आपके लिए बनाया है ताकि आप जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें कि क्या नीड होता है। कई बार होता है कि बच्चे जब सी का प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना, तो जब C++ में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सम करने का प्रोग्राम सम करने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो तो सी में बन जाता, इजी था। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या क्या समझ में आया, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास के अंदर कौन से 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के अंदर क्या क्या आप डिक्लेयर कर सकते हो, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, और हम जो है इसमें किस तरीके से अंतर को देख पाए, ढूंढ पाए, जो हमारे सी में नहीं था। मैं आपको बता दूं, इसी प्रोग्रामिंग को बॉटम अप प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से होता है। तो जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट लाइन ये होता है, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल फिर वापस ऊपर जाता होगा। तो ये हो गया ना बॉटम अप। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बॉटम अप प्रोग्रामिंग है। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम हर चीज को आज जो पढ़े हैं उसको डिटेलिंग करेंगे और धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।